हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आज से आपको ना जितने भी 5 इयर्स के एटलीस्ट कम से कम 5 इयर्स के जितने बीएड में पेपर आए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो सीडीपी हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मतलब जो भी है वो सारे आपके करवाए जाएंगे सेपरेट वीडियो। जैसे कि एक वीडियो में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो गए, इसका जैसे 5 इयर्स का 5 वीडियोस बनेगा, और जैसे रीजनिंग हो गया उसके भी 5 इयर्स के एक अलग अलग वीडियो बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें तो टाइम लगता है ना, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के वीडियो बना दिए जाएंगे, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, हम करेंगे 21, 21, 22, 23 एंड 24 एंड 25। मतलब अगर 21 से स्टार्ट करते हैं तो 25 तक हमारा 5 इयर्स तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी और ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, तो ओनली टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका 21 का पेपर है और ये क्या है, ये आपका सेट सी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, व्हाट विल यू डू टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब छात्रों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्या करेंगे। अगर आप एक टीचर होते तो बच्चों में गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप क्या करते। तो क्या खेलों को महत्व पर भाषण देंगे, है ना, लेक्चर डिलीवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। तो हो सकता है कि ये फ़ायदा करे, लेकिन इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है ना, हो सकता है कि आपके सारे ऑप्शंस A B C D सही हो, लेकिन आपको उसमें से सबसे बेस्ट चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। बी कहता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ गुड प्लेयर्स। ये भी हो सकता है, विल प्ले अलॉन्ग विथ देम, या ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स ये सारे हेल्प कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्या करेंगे, खेलों के महत्व पे भाषण देंगे, अच्छे खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, समय मतलब जो टीचर हैं आप खुद उनके साथ खेलेंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, अ स्टूडेंट इन अ क्लास क्रिएट्स प्रॉब्लम। मतलब एक बच्चा है जो क्लासरूम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फॉर अदर क्लासमेट, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर। मतलब चलिए हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, कोई छात्र क्लास में अन्य छात्रों को तंग करता है, उसके शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। फर्स्ट कहता है, उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि बच्चों की सार्वजनिक निंदा करनी चाहिए। तो हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा, है ना। सेकंड कहता है, क्या उसको हमें पनिश करना चाहिए। तो क्या आप बताओ, उसे सज़ा देना चाहिए। नहीं, इतनी छोटी बातों पे तो सज़ा भी नहीं देनी चाहिए, तो आपका बी भी गलत हो जाएगा। सी कहता है, ट्राई टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स। मतलब समस्याओं की जो जानकारी लेंगे या उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे। ही विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास। तो अब क्या करेंगे, तो ऑफकोर्स उसको क्लास से तो बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या करेंगे, समस्याओं की जानकारी लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ छात्र सफाई करने में अपनी आनाकानी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। मतलब आपका स्कूल में मतलब कि स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो मतलब उसमें काम करने में, सफाई करने में इन्वॉल्व अपने कंट्रीब्यूटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट विल यू डू एज अ टीचर। आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे। फर्स्ट कहता है, आई विल माई सेल्फ पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लीनिंग एक्टिविटीज़।
है ना, सवै इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सफाई करेंगे। बच्चों को सफाई के महत्व पर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया कोई लेख पढ़ा देंगे। एक बात बताओ, जब क्लास में उसी टाइम स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही है ना, किसकी, तो स्वच्छता अभियान की, तो उस टाइम अगर आप भाषण दे के क्या ही कर लेंगे, तो बी तो आपका नहीं होगा, सही नहीं होगा ना, तो इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को जब बच्चा आपकी नहीं सुन रहे तो वो प्रिंसिपल के क्यों डरा धमका के उससे काम करवाएंगे, तो सी भी आपका गलत हो जाएगा कि प्रिंसिपल को कंप्लेन नहीं करेंगे। डी कहता है विल गिव सम अदर वर्क टू दिस स्टूडेंट, मतलब ऐसे स्टूडेंट को कोई दूसरा काम देंगे, लेकिन काम तो वही हो रहा है ना, उसमें बच्चों को भाग लेना चाहिए एक्टिविटीज़ में, है ना, स्वच्छता अभियान में साफ़ सफाई का ख्याल तो बच्चों को भी रखने आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आई विल माई सेल्फ पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लीनिंग एक्टिविटीज़। अगर टीचर उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो काम बच्चा भी करेगा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सवै इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सफाई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट ऑफ इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल। मतलब कि बच्चों का इवेलुएट करना है ना, असेस करना है, एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स अवेलेबल, टीचर एंड स्टाफ, स्टूडेंट अचीवमेंट्स। तो ये तो आपके सारे हो जाएंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम संसाधन भी होना चाहिए, हाँ, उपलब्ध शिक्षक और कर्मचारी भी होना चाहिए, छात्रों की उपलब्धियां भी होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा विवरण शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब टेक्नोलॉजी का टीचिंग एंड लर्निंग में कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उपयोग को दिखाता है ना। तो फर्स्ट कहता है चित्रों, चार्ट और मानचित्रों के साथ अच्छी तरह से सजाए गए क्लासरूम होना चाहिए। वेल डेकोरेटेड क्लासरूम विथ पिक्चर एंड चार्ट्स एंड मैप्स, मतलब क्लासरूम के अंदर पिक्चर्स भी होनी चाहिए, चार्ट्स भी होने चाहिए, मैप्स भी होने चाहिए। बात तो सही है, होनी भी चाहिए और होती भी हैं। क्लासरूम विथ प्रोविजन ऑफ पीसी एंड इंटरनेट कनेक्शन, क्लासरूम विथ इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो आप बताएं इसका सही आंसर होगा ए, बी, सी या डी। आपसे क्या पूछ रहा है, टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। जहाँ टेक्नोलॉजी की बात आ जाएगी तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लासरूम विथ प्रोविजन ऑफ पीसी एंड इंटरनेट कनेक्शन, है ना, क्लासरूम विथ इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो बी एंड सी इज अ राइट आंसर। बी, सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्कूल आर कंसीडर्ड एज सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, विद्यालयों को सामाजिक संस्था माना जाता है। क्यों माना जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट कहता है स्कूल युवाओं में सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित और विकसित करता है। स्कूल सामाजिक विकास के साधन सुझाते हैं। स्कूल सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। स्कूल समाज द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कभी कभी मैंने कितनी बार आपको बताया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कभी कभी सारे आंसर सही होते हैं और आप उसमें से बेस्ट चुनने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर, मतलब ए इज़ अ राइट आंसर। स्कूल जो होता है युवाओं में सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित और विकसित करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं।
During teaching, you observe that some students are gossiping on back benches. What will you do? मतलब कुछ बच्चे हैं जो बैक बेंचर हैं और वो गॉसिप कर रहे हैं, मतलब आपस में बातें कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अध्यापन के दौरान आप देखते हैं कि कुछ छात्र पीछे की बेंच पर गपशप कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? मैं उन्हें अनदेखा करूँगा, गपशप की परवाह किए बिना अपना अध्यापन जारी रखेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और आगे बढ़ूंगा, उपरोक्त सभी। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? आई होप कि आपको फुल स्क्रीन दिख रही होगी और आपको समझ आ रही हो। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जो क्या करेंगे, कहेंगे अरे ये तो सारे आई विल अवॉइड देम, बच्चों उसको अवॉइड भी करना चाहिए। कीप ऑन माई टीचिंग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द गॉसिप, आई विल टेक पॉज फॉर अ वाइल एंड देन विल गो ऑन, ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना ऑल ऑफ द अबव आंसर्स करके आ जाएंगे, लेकिन आपका डी आंसर्स नहीं होगा। आप क्या करेंगे जब ऐसे सिचुएशन आएंगे? आई विल टेक पॉज फॉर अ वाइल एंड देन विल गो ऑन। ठीक है, आंसर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल टीचर, मतलब निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि की एक स्कूल शिक्षक से अपेक्षा नहीं की जाती है। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है? सांस्कृतिक उत्सव में भागीदारी, व्यापार या कारोबार करना, विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मार्गदर्शन करना, इको क्लब, साइंस क्लब, भाषा क्लब आदि प्रायोजित करना। तो ये तो होना चाहिए संस्कृति उत्सव में भागीदारी, व्यापार या कारोबार करना, मतलब किस गतिविधि की एक स्कूल शिक्षक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो वो हो जाएंगे डूइंग ट्रेड और बिजनेस। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। अगर यह नहीं होता तो फिर तो ए बी सी सारे सही हो जाते, ए सी डी सारे सही हो जाता, लेकिन आपसे पूछ रहा है नॉट पूछ रहा है, तो जो नॉट होगा एक टीचर को ये काम नहीं करना है डूइंग ट्रेड और बिजनेस, मतलब व्यापार या कारोबार नहीं करना है स्कूल में आकर के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसेंशियल टू नो फॉर अ टीचर बिफोर स्टार्टिंग द टीचिंग प्रोसेस, मतलब शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक है? प्रीवियस नॉलेज द लर्नर, मतलब बच्चों के शिक्षार्थियों का जो पहले का ज्ञान होता है उसको, शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कक्षा के पर्यावरण चर को, या एक से अधिक। मतलब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? एक बात बताओ, आप अगर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसके सामाजिक एंड सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आपका क्या लेना देना है? वो किसी भी सामाजिक एंड सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता हो, आप तो उसको पढ़ाएंगे ही, है ना? तो बी तो आपका नहीं होगा ना। अगर जब बी नहीं होगा तो ए सभी भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो आपका बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो आप बताएं इसका सही आंसर। कभी कभी मतलब कि जैसे कि मान लो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है क्या जानना आवश्यक है स्टार्टिंग द टीचिंग प्रोसेस। तो शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान, मतलब प्रीवियस नॉलेज जानना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशियो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स ऑफ द क्लासरूम, ऑल ऑफ द, नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी गाइस, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। एक से अधिक, मतलब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गुड टीचिंग इज, मतलब गुड टीचिंग क्या है, अच्छी शिक्षण क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। छात्रों को अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन करना, छात्रों को कक्षा नोट्स देना, छात्रों द्वारा ऊंचे स्वर में पढ़ना, उन्हें अनुशासित बनाना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड टीचिंग, वही हो जाता है, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। बच्चों को अपने मतलब नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करने के लिए मार्गदर्शन देना, गाइड करना, तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका ये क्या बोलते हैं करेंट अफेयर का क्वेश्चंस आ गया, बाकी इसमें तो लगता है ऊपर नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम चलते हैं सबसे लास्ट में, ढूंढना पड़ेगा हमें कि बाकी क्वेश्चंस कहाँ हैं। अब इसमें मिक्स करके दे रखा है तो हमें मिक्स करके ढूंढना ही पड़ेगा। अब हम क्या ही कर सकते हैं बताइए। हाँ, आप यहाँ देख लेते हैं। हाँ, एनईपी से क्वेश्चंस है। ये कहता है एनईपी क्या कह रहा है कि एनईपी 2020 के लिए नियुक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 2019 में मसौदा प्रस्तुत किया था। एनईपी के कस्तूरीरंगन, के रंगराजन, के सुब्रमण्यम या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, के कस्तूरीरंगन। अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी जो उसका सिलेबस है। जैसे कि उसके अंदर आ जाएगा आपका एनईपी, एनसीएफ, सीसीई, सोशलाइजेशन, क्या बोलते हैं, बहुत सारी टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसमें भी वीडियो बना दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेकेंडरी लेवल एजुकेशन क्या है। मतलब सेकेंडरी लेवल की बात कर रहा है। सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल वो होता है 1 से 5 तक, और सेकेंडरी लेवल 6 to 8 होता है। तो आप ये देख लीजिए 6 to 8 किस में है, 6 to 10th भी हो सकता है, ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। 3rd to 6 तो होगा नहीं सेकेंडरी लेवल, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। 6 to 10th सेकेंडरी लेवल होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यह आपका टीचिंग से नहीं है। हाँ, आपसे ये पूछा जा रहा है नेशनल एजुकेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत इजी है, हम चाहेंगे आप इसको कमेंट करें, ठीक है। क्या आप इतना कर सकते हैं? फिफ्थ सितंबर को, 11th नवंबर को, 14th को या 24 अक्टूबर को। तो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन बी। नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप इसको कमेंट करेंगे। बी होगा, डी होगा, सी होगा या ए होगा। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो हम बता दें कि जो 5 सितंबर है ना, इस डे को क्या मनाया जाता है, तो टीचर्स डे मनाया जाता है। और जो आपका नेशनल एजुकेशन डे होता है वो आपका बी होता है, 11th नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ से बताए इसमें ना क्या किया है, क्वेश्चंस ऊपर नीचे करके दे दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है। ये कह रहा है हाउ मैनी पार्ट्स द 3 इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020। तो 3rd है, 4th है, 6th है या 8th है। मतलब नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के कितने भाग हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताएं इसके कितने भाग हैं? तीन है, 4 है, 6 है या 8 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नई शिक्षा नीति 2020 के 6 भाग हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनसीटी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करती है?
CBSE, NCTE, NCERT या शिक्षा मंत्रालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, NCERT। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अभी जो लेटेस्ट 24-25 में पेपर हुए थे ना, वो सेपरेट वाइज कर रखा है। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका रीजनिंग हो गया, ये मैथ्स हो गया। लेकिन जो 21 वाले पेपर है ना, ये पूरे ऊपर नीचे कर रखे हैं, सीक्वेंस में नहीं दे रखे हैं। लगता है लास्ट में ही होगा। कोई नहीं, हम ढूंढ के आज करके रहेंगे, है ना। ये सब आपके रीजनिंग के हैं। हाँ, यहाँ से फिर से आपका टीचिंग स्टार्ट हो गया। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 101 कहता है व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, बेसिक टूल फॉर कम्युनिकेशन, अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विथ अदर, इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूजिंग साउंड एंड सिम्बॉल्स, ऑल ऑफ द एबव। मतलब भाषा क्या है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, भाषा क्या है? बेसिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है कि संचार के लिए बुनियादी उपकरण है। क्योंकि हम लैंग्वेज के बिना अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। आप अगर कुछ कमेंट करेंगे तो उसमें भी किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो संचार के लिए बुनियादी उपकरण है, बात सही। दूसरों के साथ संचार की एक प्रणाली है ना। अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विथ अदर, ये भी बात सही है। इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूजिंग साउंड एंड सिम्बॉल्स, इसमें तो सिम्बॉल्स का भी यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब बहुभाषावाद क्या है? यूजिंग एनी वन लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म में एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। यूजिंग 2 और मोर लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज फार्मूला, यूजिंग फॉरिजन लैंग्वेज इन टीचिंग लर्निंग। या फॉरिजन लैंग्वेज की भी बात नहीं कर रहे हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात ये होता है कि आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। बहुभाषावाद वही होता है 2 या 2 से अधिक भाषा का उपयोग करना। 2 भी कर सकते हैं, जैसे एक हुआ वो मल्टीलिंगुअलिज्म में नहीं आएगा। आपका 2 लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, 4 लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो ये सब आपका किसके हिस्सा है? मल्टीलिंगुअलिज्म का, मतलब बहुभाषावाद का। मतलब बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 107 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीकिंग स्किल, मतलब स्पीकिंग स्किल का कौन सा है जो उसका हिस्सा नहीं है? पिच होगा, वॉल्यूम होगा, क्रिएटिव एक्सप्रेशन होगा या वॉइस होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। पिच भी आपका स्पीकिंग स्किल का हिस्सा है, वॉल्यूम भी है, वॉइस भी है, पर जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ये आपके स्पीकिंग स्किल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ लैंग्वेज स्किल, कौन सा है जो लैंग्वेज स्किल का हिस्सा नहीं है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो जैसे आपको मैं बता दूं कि लैंग्वेज स्किल 4 होते हैं। फर्स्ट तो आपका लिसनिंग हो गया, सेकंड आपका स्पीकिंग हो गया,
रीडिंग भी हो गया, और फोर्थ जो होता है राइटिंग होता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। मोटर डेवलपमेंट तो वो होता है जो चलना फिरना। फाइन मोटर, एक मोटर डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं। पहले तो आपको मैं ये समझा दूँ कि लैंग्वेज जो स्किल होते हैं 4 होते हैं। LSRW से आप याद रख सकते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। LSRW ये आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चंस। और ऑप्शन डी कहता है फाइन मोटर। फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो फाइन मोटर होता है, एक ग्रोस मोटर होता है। फाइन मोटर वो होता है जिसमें आप अपने छोटी छोटी मसल्स का, फिंगर्स का, आई कांटेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, तो ये सब क्या है? फाइन मोटर स्किल है। ग्रोस मोटर क्या होता है? जिसमें आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, दौड़ रहे हो, जिसमें आपकी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, वो आपका ग्रोस मोटर हो जाएगा। जिसमें आपके छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है, वो आपका फाइन मोटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज़ नो एज अ फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, मतलब आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, साइमन चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 1010 कहते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 112 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स रिगार्डिंग लैंग्वेज स्किल, मतलब लैंग्वेज स्किल के रिगार्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है आपका गलत है ना। फर्स्ट कहता है भाषा विकास में 4 कौशल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने आपको बताया है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो देयर आर 4 स्किल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, दीज 4 लैंग्वेज स्किल आर इंटर रिलेटेड, ये भी बात सही है कि वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टेक्स एज अ इंडिविजुअल स्किल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप लैंग्वेज स्किल आइसोलेशन, मतलब अलगाव में भाषा कौशल विकसित करना संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नहीं, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल डेवलप लैंग्वेज स्किल इन आइसोलेशन। तो इसका सही आंसर तो ये बिल्कुल सही है, हमने इसके ध्यान को, इसमें फॉल्स को ध्यान में नहीं रखा था। तो इट इज़ नॉट अ पॉसिबल टू डेवलप लैंग्वेज स्किल इन आइसोलेशन। आप लैंग्वेज स्किल का डेवलप कैसे कर सकते हैं अगर आप मतलब कि अलगाव करते हैं? तो आपका सी तो मतलब सही कह रहा है, डी सही कह रहा है। सी कहता है भाषा का विकास व्यक्तिगत कौशल के रूप में लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, मतलब जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत टाइम लग रहा है, ढूंढना पड़ रहा है। यहाँ से आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 151 से। ये कहता है यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कुछ दिव्यांग बच्चे हैं तो शिक्षक को इन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इन्हें बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, अलग अलग समूह में, अलग से, लेकिन एक ही कक्षा में, मतलब अलग से। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कुछ दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, इफ़ इन अ टीचर क्लासरूम देयर आर सम दिव्यांग चिल्ड्रन। देखो यहाँ हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा है, इंग्लिश में तो इसका मतलब कुछ और होता है, दिव्यांग चिल्ड्रन, देन द टीचर शुड टीच दिस दिव्यांग चिल्ड्रन, मतलब इन्हें बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, अलग अलग समूह में पढ़ाना चाहिए। तो अलग अलग में तो नहीं पढ़ाना है, इसलिए सेपरेट
सेपरेटली नहीं कराना है, इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा। अलग से भी नहीं पढ़ाना है, ये भी आपका डी भी गलत हो जाएगा। अलग से लेकिन एक ही कक्षा में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इन्हीं बच्चों के साथ, मतलब समावेशी शिक्षण, मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन का इस्तेमाल करके, मतलब सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, देयर आर मोर ऑब्जेक्टिव, देयर आर लेस ऑब्जेक्टिव, देयर आर मोर सब्जेक्टिव, देयर इवेलुएट परफॉर्मेंस। मतलब बहुविकल्पीय प्रकार के जो प्रश्न के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये अधिक विषयनिष्ठ होते हैं, ये प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ आपसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहा है। तो आपका न डी होगा न सी होगा। अब बताओ, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव, देयर आर लेस ऑब्जेक्टिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, देयर आर मोर ऑब्जेक्टिव। ये अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ गुड टीचिंग। मतलब गुड टीचिंग की निम्नलिखित में कौन अच्छे शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कंटेंट होना चाहिए, टीचिंग स्किल, फीडबैक या पर्सनालिटी। तो बताओ, एक इम्पॉर्टेंट ऑफ गुड टीचिंग के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। एक बात बताओ, कंटेंट तो सबके पास होता है, पर्सनालिटी होना चाहिए, पर ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, तो टीचिंग स्किल की। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 154 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर अवॉइड व्हाइल एड्रेसिंग ए स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। मतलब कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। संचार में अस्पष्टता, आवाज़ में मॉड्यूलन, विराम की पुनरावृत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं, मतलब किससे क्या कह रहे हैं। कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए, तो किस चीज़ से बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। कक्षा में ये कैसे होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीचर अवॉइड व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। अस्पष्ट संचार छात्रों को भ्रमित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट इंश्योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। मतलब कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम है। कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम है। पीयर कमांड का उपयोग, कक्षा में आक्रामक होना, अच्छी मुद्रा अपनाना, सत्तावादी होना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इफेक्टिव प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। पीयर कमांड का उपयोग, कक्षा में आक्रामक होना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू अडॉप्ट वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट जस्टिफाइड यूज ऑफ टीचिंग एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से सही ठहराता है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, सीखने के परिणामों का अनुकूलन, छात्रों के प्रभावी सहभागिता। आप टीएलएम, टीचिंग एड्स क्या होता है, जो आपके स्टडी में हेल्प करे। टीएलएम उसी को कहते हैं। टीएलएम मतलब टीएलएम को फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप याद रख सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम, सीखने के परिणामों का अनुकूलन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है टीचिंग
इफेक्टिवनेस शुड बी इवेलुएट इन टर्म्स ऑफ, मतलब शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन निम्न के रूप में किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का कवरेज, छात्रों की रुचि, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, छात्रों के सीखने का परिणाम। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी इज अ राइट आंसर, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्रों के सीखने के परिणाम। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ अ टीचर इन अ मोस्ट लाइक्ड बाय ए स्टूडेंट, मतलब शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों का सबसे ज़्यादा पसंद आता है। नाराज़ नहीं होना, पक्षपात ना करना, छात्रों की समस्याओं को सुनना, समय का पाबंद होना। मतलब इसमें से क्या है जो मतलब बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर, लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स जो बच्चे के प्रॉब्लम को सुनेगा वही तो उसी को तो बच्चे अच्छे टीचर समझेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग, मतलब इफेक्टिव टीचिंग की क्या है। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है। छात्र विचारों का उपयोग, संरचना, निर्देशात्मक विविधता या पूछताछ। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। यूज ऑफ स्टूडेंट आइडियाज़, क्वेश्चनिंग, क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, संरचना। नेक्स्ट पे चलते हैं। 160 कहता है विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 160 कहता है विच ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखने के समय टीचर के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है। अच्छा लेखन, अधिक लेखन, लेखन साफ दिखना, बड़े अक्षरों में लेखन। तो बताओ लेखन साफ दिखना चाहिए। अधिक लेखन की तो यहाँ बात ही नहीं करी गई है, इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा। राइटिंग मोर की तो बात ही नहीं करी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब बोर्ड पे अगर लिखा गया है तो बच्चे को वो क्लियर दिखना चाहिए और समझ आना चाहिए, मतलब लेखन का साफ दिखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग चिल्ड्रेन लर्निंग, मतलब ये कह रहा है आपसे बच्चों के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। बच्चे खेल खेल में भी सीख लेते हैं, हर बालक सीखने में सक्षम है, सीखने के लिए भय आवश्यक है, बच्चे एक दूसरे से भी सीख लेते हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। नॉट ट्रू रिगार्डिंग चिल्ड्रेन लर्निंग, मतलब जो गलत है वही पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। सीखने के लिए भय आवश्यक है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी भी चीज़ को हमें सीखने के लिए भय और डर की ज़रूरत हमें नहीं है। पूछ क्या रहा है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है अ टीचर हु इज़ द नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, मतलब एक शिक्षक जो अपने छात्रों को ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे चाहिए कि वे अपनी शिक्षण पद्धति का आकलन करें और उसमें सुधार लाएं, शिक्षण के पेशे को छोड़ दें, अपने छात्रों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें दोष निकालें, क्लास नोट्स डिक्टेट करना शुरू कर दें। तो बताएं, देखो अब आपसे पूछा जा रहा है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को कि कौन सा नहीं होगा, इससे आप सही ऑप्शंस पे पहुंच सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है लीव द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, अगर बच्चों को नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपना टीचिंग छोड़ देंगे, तो बी तो आपका गलत हो जाएगा। सी कहता है अपने छात्रों को नियंत्रित करने के लिए बच्चों में दोष तो नहीं लगाएंगे, इसलिए आपका सी गलत हो जाएगा।
क्लास नोट्स डिक्टेट करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमें करना क्या है, अपने शिक्षण पद्धति में, अपने टीचिंग स्किल के अंदर पद्धति का आकलन करना है, असेस करना है और उसमें सुधार लाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक को साक्षर बनाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, बालक को आज्ञाकारी नागरिक बनाना। तो मतलब बच्चों को शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट में आपका फिजिकल डेवलपमेंट आ जाएगा, सोशियो डेवलपमेंट आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाएगा, इमोशनल, मतलब ऑल ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऑल राउंड को ही यहाँ पे आपके ऑप्शंस में ये भी दे सकता था 360 डिग्री डेवलपमेंट, है ना, तो वो भी ऑल राउंड हो गया, तो इसका सही। और ये भी आ सकता था ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड 360 या ओवरऑल, सब एक ही बात कहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट वेरिएबल गाइडेंस इन लीस्ट इफेक्टिव, मतलब जो सबसे कम इफेक्टिव है, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स है, एटीट्यूड एंड वैल्यू, रिलेशनशिप या स्किल। हिंदी में देख लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी वाले भी होंगे। ये कहता है निम्नलिखित कौन सा क्वेश्चन हिंदी में ये कहता है निम्नलिखित में कौन से विकास में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स सबसे कम प्रभावी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 कहते हैं प्लानिंग ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी डन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, नीड ऑफ द लर्नर्स, कैपेबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर्स या ऑल ऑफ द एबव। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की योजना किसके अनुसार बनाई जानी चाहिए? बालक की रुचि, बच्चों की ज़रूरत, बच्चों की क्षमता या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर कुछ भी योजना बनाने से पहले बच्चों की रुचि भी, इंटरेस्ट भी देखी जाती है, बच्चों की नीड क्या है उसका भी ध्यान रखा जाता है, बच्चों की कैपेबिलिटीज़ क्या है इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ द सक्सेस ऑफ अ बिगिनिंग टीचर। हिंदी में देख लेते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक शिक्षक की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण, पता नहीं क्या इधर क्या लिखा हुआ, एकल कारण है, विद्वानता, संचार क्षमता, व्यक्तित्व और कक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित होने की क्षमता, संगठनात्मक क्षमता। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगल फैक्टर ऑफ द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, मतलब उसके अंदर संचार क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है व्हाट विल यू डू इफ़ सम ऑफ योर स्टूडेंट मिसबिहेव विथ यू इन द क्लास, मतलब यदि आपके कुछ छात्र कक्षा में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, माता पिता को रिपोर्ट करेंगे, संवाद और चर्चा के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में सुधार का प्रयास करेंगे, ऐसे छात्रों के खिलाफ अन्य शिक्षकों को जुटाना। तो एक बात बताओ, फर्स्ट तो प्रिंसिपल को दी तो आपका बिल्कुल आंसर सही नहीं होगा कि ऐसे छात्रों के खिलाफ अन्य शिक्षकों को जुटाएंगे, नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें प्रिंसिपल को भी रिपोर्ट नहीं करना है, हमें माता पिता को भी रिपोर्ट नहीं करना है। तो क्या करना है?
ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। ट्राई टू इम्प्रूव स्टूडेंट बिहेवियर थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन, मतलब संवाद और चर्चा के माध्यम से छात्रों में व्यवहार में सुधार का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस सेट, ये 21 का सेट है और इसमें 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा लेंदी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 168 कहता है इफ़ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू रिप्लाई द आंसर टू अ क्वेश्चन यू शुड, मतलब यदि छात्र किसी प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो आप क्या करना चाहेंगे? उन्हें गिव देम, क्या लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट या इशारा दें या प्रश्न बदलें, सवाल पूछना बंद कर दें, उन्हें दंडित करें। दंडित तो हमें नहीं करना है ना, तो डी तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। पनिश देम नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि हम सवाल पूछना ही बंद कर दें, है ना। हाँ, उन्हें हिंट दे सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 कहता है इफ़ सम्स ऑफ योर स्टूडेंट पास नेगेटिव मार्क्स ऑन योर यू विल, हिंदी में देख लेते हैं। ये कहता है यदि आपके कुछ छात्र आप पर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें डांटेंगे, उन्हें कक्षा में दंडित करेंगे, उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय नकारात्मक अंक करेंगे, उनसे बात करें और मूल्यांकन के समय निष्पक्ष रहें। तो ऑफ कोर्स इसका सही, उन्हें डांटेंगे भी नहीं, उन्हें कक्षा में दंड भी नहीं देंगे, उनके उत्तर पुस्तिका, उनसे बदला क्यों लेना भाई बच्चों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उनसे बात करें और मूल्यांकन के समय, असेसमेंट के समय निष्पक्ष रहें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 170 कहता है इफ़ टीचर इज़ अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन इफ़ ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास ही शुड। ये कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है, उसे चाहिए कि अपनी अज्ञानता से शर्मिंदा महसूस करे और क्षमा मांगे। छात्र को डांटना और उसे कक्षा में अनुशासित करना, सीधे शब्द में कहें कि वह पूरी तरह से पढ़ने के बाद अगली कक्षा में प्रश्न का उत्तर देंगे। कहो कि सवाल गलत है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे मान लो आपको आंसर्स नहीं पता है तो आप एलिमिनेट करना सीखें। आप उस ऑप्शंस को, जैसे मान लो कहो कि ये सवाल गलत है, तो ये ऑप्शंस गलत है आपका, तो जो गलत है उसको पहले साइड करें, है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जैसे अपनी अज्ञानता से शर्मिंदा भी नहीं होना है। अब मान लो हमें ए डी तो नहीं पता है, ए डी गलत है, अब हमें बी सी में कन्फ्यूज़न है, तो 1-2 बार आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। सीधे शब्दों में कहें कि वो पूरी तरह से पढ़ने के बाद अगली कक्षा में प्रश्न का उत्तर देगा। तो इस वीडियो में आपके टोटल ये 20 कब का पेपर है, जैसे आपको मैं बता दूं फिर से, ये 2021 का पेपर है और इसमें आपके टोटल पहले 50 टीचिंग एप्टीट्यूड आते थे क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आते थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप जब एंट्रेंस में पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपके अंदर थोड़ा डर कम हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।